नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनावों में गूंजते कुछ नामों की। पश्चिमी यूपी सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, यह हम जानते हैं, लेकिन यहां पर जीत की रणनीति स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि जिन्ना, पाकिस्तान और पटेल के नाम पर बन रही है। जिन्ना पर अखिलेश का बयान विरोधी पार्टियों के लिए ऐसी फुलटॉस बॉल बन गया जिस पर चौके छक्कों की बरसात हो गई। योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट करके समाजवादी पार्टी को जिन्ना की उपासक और बीजेपी को सरदार पटेल का पुजारी बताया। 2 साल हो गए, कोरोना की लहर आई और गई। इस दौरान लॉकडाउन लगे और हट गए, लेकिन इन 2 सालों में सबसे लंबा लॉकडाउन जहां लगा वो है स्कूल। लेकिन अब तीसरी लहर ढलान पर है तो स्कूलों को खोलने की मांग तेज होने लगी है। हर कोई पूछ रहा है कि मॉल थिएटर खुल गए तो स्कूल कब खुलेंगे। आज खबरदार में हम स्कूलों को खोले जाने की जरूरत का विश्लेषण करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूलों को दोबारा से पूरी तरह खोलने में आखिर कब किस बात की देरी है। यह देश के भविष्य और पेरेंट्स की चिंता से जुड़ी बहुत जरूरी खबर है। कल एयर इंडिया दोबारा टाटा की हो गई और आज टाटा ग्रुप ने पहली फ्लाइट का संचालन कर दिया। इस मौके पर एयर इंडिया के पायलट ने ऐतिहासिक अनाउंसमेंट के साथ एयर इंडिया के यात्रियों का किन शब्दों के साथ स्वागत किया, यह भी हम आपको आज सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के चुनावों से करते हैं। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा विकास के मुद्दों की नहीं, जिन्ना, पटेल और पाकिस्तान की हो रही है। अखिलेश यादव का जिन्ना वाला बयान उनके गले की फांस बना हुआ है। जिन्ना का नाम अखिलेश के लिए ऐसा जाल बन गया है जिससे निकलने के प्रयास में ही अखिलेश उलझे रहते हैं। पश्चिमी यूपी में सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन, सभी पश्चिमी यूपी में पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दों की चर्चा दबी जुबान में हो रही है, लेकिन ऊंची आवाज में आज सुबह ही बहस का एजेंडा सेट हो गया। आज सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने प्रचार पर निकलने से पहले ट्वीट करके अखिलेश को जिन्ना वाले बयान पर घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की उपासक है और बीजेपी सरदार पटेल की पुजारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिसने देश का विभाजन किया वो याद क्यों आता है कि ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। एक कहावत है कि जुबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। पुष्प वर्षा जरूर करवाएंगे, लेकिन बोले गए शब्द और उड़ता हुआ तीर समय समय पर राजनेताओं के बहुत काम आता है। अखिलेश यादव ने जिन्ना पर 31 अक्टूबर 2021 को ये बयान दिया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश ने जिन्ना का नाम क्या लिया, उनका ये बयान राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और अब उसे कुरेद कुरेद कर बार बार राजनीतिक फायदे के लिए निकाला जाता है। योगी आदित्यनाथ ने इसे आज फिर जिंदा किया। अपने एक ट्वीट में वो अखिलेश के लिए लिखते हैं कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके डोर टू डोर कैंपेन की चर्चा मीडिया में कहीं कम न रहे, इसका इंतजाम उन्होंने सुबह ही कर दिया था। उन्होंने ट्वीट करके जिन्ना नाम के कांटे अखिलेश की साइकिल के आगे बिछा दिए। अब अखिलेश अपने ही बोए शब्दों से उगे कांटे हटाने में बिजी है। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का किसान की तकलीफ, आय दोगुनी, बेरोजगारी, महंगाई, निवेश न आना, कानून व्यवस्था ठप है, यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं लागू थी स्वास्थ्य की, वो स्वास्थ्य पूरा चरमरा गया है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार सारा प्रचार डिजिटल होना है, यानी सोशल मीडिया की अहम भूमिका है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, प्रचार में भी और बार पलटवार में भी।
योगी ने ट्वीट वार किया तो अखिलेश ने ट्वीट से ही पलटवार किया। दरअसल आज अखिलेश यादव को भी मुजफ्फरनगर जाना था, जहां उनको जयंत चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसका समय था 1:10, लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे के ट्वीट में वो लिखते हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहाँ से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। अखिलेश ने सीधे सीधे बीजेपी पर उनके प्रचार में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदियां लगाई हैं, इसीलिए पार्टियां छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं और ज्यादातर पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं ताकि टीवी मीडिया में उन्हें कुछ समय मिले। इस वजह से सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के नाम पर जिन्ना का एजेंडा थोप दिया और उसकी मोर्चाबंदी की जिम्मेदारी से पैसा लाओ को मिला। कैराना में जो ये कह रहे थे कि एक धर्म विशेष के लोगों से कुछ मत लेना, उनको टिकट कौन देता है? समाजवादी पार्टी। वो सतर्क हो जाए कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति अब नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश। जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान की एंट्री भी करवा दी थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत का असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान केवल पॉलिटिकल दुश्मन है और इसका इस्तेमाल बीजेपी चुनावों के लिए करती है। इस पर बीजेपी भड़क गई। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। पाकिस्तान की एंट्री तो हाल ही में हुई है, लेकिन जिन्ना की एंट्री कई बार की जा चुकी है, इसीलिए बीजेपी इसे बार बार कैश करवाती रही है। ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पटेल का नाम लेते रहे हैं। पटेल के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी लगाई जा चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए पटेल पूजनीय है और जिन्ना का नाम लेने वाले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। एक नेता को 21वीं शताब्दी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान के दायरे में रहा हो, जिसने देश का विभाजन किया, वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो प्रेम क्यों जागता है? आने वाले समय में सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि उनकी सरकार आई तो कैसे प्रदेश विकास की रोशनी से चमचमा उठेगा। लेकिन चुनावों के दौरान प्रचार में कभी जिन्ना तो कभी पाकिस्तान और अब पटेल के नाम की चर्चा ज्यादा हो रही है और असली मुद्दे शायद घोषणा पत्र का ही हिस्सा बनकर रह जाएंगे। मेरठ से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने 2017 के चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। करीब 136 सीटों में से 109 पर जीत हासिल की थी। इसीलिए इस बार बीजेपी अपनी सीटों को बचाने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता डोर टू डोर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ मेरठ में चुनाव प्रचार करते दिखे तो जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर की गलियों में हुंकार भरी। बीजेपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी थी तो अखिलेश और जयंत ने अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को जमकर घेरा।
पश्चिमी यूपी की सीटें बाबा की झोली में गिर जाएं, इसके लिए गोरखपुर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में घर घर जाकर प्रचार की पर्चियां बांट रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज पश्चिमी यूपी को सबसे चहेते इलाके की तरह अपने पाले में चाहते हैं, इसीलिए सभी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरठ पहुंच चुके हैं और जिस तरीके का हर्षोल्लास से उनका स्वागत हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। इस वक्त आप लोगों का बहुत ज्यादा जो हजूम यहाँ पर पहुंचा है, लोग यहाँ पर उनके स्वागत का उत्साह देख रहे हैं आप। इस वक्त पुष्प और फूलों की यहाँ पर बरसात हो रही है योगी जी के लिए। सवेरे से लोगों का इंतजार हो रहा था और देखिए इस वक्त योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ मेरठ की गलियों में घूमे तो इलाका भगवा रंग से पट गया। घर घर जाकर उन्होंने बीजेपी की कामयाबियां बताई, लोगों से मुलाकात की और इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद थे। यूपी में योगी का टारगेट एकदम क्लियर है, वो है अपने प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले। हालांकि अखिलेश भी फुल तैयारी के साथ पलटवार में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का संकल्प पत्र याद दिला रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है, प्रगति। मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें मुख्य टारगेट यूपी सरकार और बीजेपी की वादा खिलाफी थी। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं, इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं। मेरठ में योगी ने हुंकार भरी तो वहीं शाहजहांपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गुंडों की पार्टी होने का आरोप लगाया। एक मुख्यमंत्री अगर टेररिस्टों को छुड़ाता है तो प्रदेश का क्या हाल होता होगा, इसका आपको अंदाजा लगाना चाहिए। क्या मजबूरी है इनको कि आज भी इनको उस तरीके के कैंडिडेट देने पड़ रहे हैं जो सजा याफ्ता है, क्योंकि दोस्ती छूटे नहीं छूटती। दोस्ती तो दोस्ती है, निभानी तो पड़ती है। अब तुम निभाओ ना, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों निभाएगी? ये बात तो हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना। पश्चिमी यूपी के खींचतान के बीच बीजेपी ने आज अपनी 7वीं लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, 13 मंत्री शामिल हैं। अब तक 295 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से उतारा गया है। इसके अलावा इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता और अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट मिला है। लखनऊ सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, इसमें सस्पेंस है। साफ है कि लखनऊ की सीटों को लेकर कई उम्मीदवार अभी कतार में हैं, इसीलिए बीजेपी अभी विचार कर रही है। शाहजहांपुर से अभिषेक मिश्रा, मेरठ से कुणाल कुमार और मिलन शर्मा के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक आज तक। देश में कोरोना के केस कम होना शुरू हो चुके हैं और पाबंदियां घटने लगी हैं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन हटाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक सवाल है जो हर बच्चे के माता पिता पूछ रहे हैं, स्कूल कब खुलेंगे? इसे लेकर अब राज्य सरकारों ने भी गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को
खोल दिया गया, लेकिन ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में स्कूल बंद है। हरियाणा में 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की क्लासें शुरू हो जाएंगी। बाकी क्लासेस पर बाद में निर्णय होगा। तमिलनाडु सरकार ने भी 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने 31 जनवरी से 10वीं 12वीं के सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन कई राज्य अभी भी स्कूलों को खोलने के फैसले को लेकर इंतजार के मूड में है। मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर 31 जनवरी के बाद फैसला लिया जाएगा। यूपी में अभी स्कूल बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार ने 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का निर्देश दिया है। झारखंड में 31 जनवरी के बाद स्कूलों को खोले जाने पर कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में भी अभी स्कूलों को खोले जाने पर फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में है। अगले हफ्ते इस पर फैसला लिया जा सकता है। केरल में अभी भी कोरोना के काफी केस आ रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों में पेरेंट्स पूरी तरह से स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे सिर्फ स्कूलों में असुरक्षित हैं, बाकी जगहों पर नहीं। दो साल होने को आए, कोरोना की लहर आकर चली गई, लेकिन स्कूलों का लॉकडाउन खत्म होने को नहीं आया। कई राज्यों में स्कूलों का आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन कई राज्यों में स्कूल अभी भी संपूर्ण लॉकडाउन में है। और अब पेरेंट्स हो, बच्चे हो या एक्सपर्ट्स, सभी की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी राय है और अपने अपने तर्क हैं। हमारे बच्चे जो अभी स्टेज में लर्निंग फेज में है, इनको बहुत ज़रूरत है कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू, प्रॉपर वे के थ्रू उनको वो चीज़ें समझाई जाए, पढ़ाई जाए, जो इनको समझ में आनी चाहिए थी। हाँ, इस चीज़ का डर आप बोल सकते हो कि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड ज़रूर डर है, बट हाँ, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अगर हम बच्चों को समझाते हैं, करने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे ज़रूर करते हैं वही चीज़ें जो हम इनसे घर पे करवाते हैं। वैसे ही स्कूल में भी चीज़ें इनसे करवाई जा सकती है। बच्चे सब जगह जा रहे हैं, बच्चे मार्केट में भी जा रहे हैं, बच्चे शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घूम भी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे वहां पर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को परमिशन दे खोलने की, तो आई कैन अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन फ्रेटर्निटी एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि स्कूल्स जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बच्चों की सुरक्षा कर सकेंगे, आई थिंक मार्केट, शादी और पार्टी में घूमते हुए वो संभव नहीं है। स्कूलों को बंद रखने के फैसले का सिर्फ एक तर्क है, कोरोना का डर, लेकिन स्कूल खोलने का समर्थन करने के लिए तर्कों की कोई कमी नहीं है। Children are going out everywhere. They are only not going at school. They are going to movies, they are going for holidays, they are going to restaurants, malls, all the places. So I don't understand, like how will not going to school help them or protect them in any way. सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं जिन्हें लगता है कि अब बहुत हुआ, अब बस स्कूल खुल जाने चाहिए, बल्कि एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि 2 साल से स्कूल बंद होने से बच्चों ने पहले ही बहुत नुकसान झेल लिया है। ऑफलाइन क्लासेस एक बेटर ऑप्शन है, ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसका, लेकिन आप उसको परमानेंटली आप सोचे कि पढ़ाई ऑनलाइन मोड पे हो जाए, ये संभव नहीं है। लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने होंगे, और जब ये कहा जा रहा है कि हर बार बदल के वेरिएंट आ रहा है, तो अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है, क्या हमें अपनी जनरेशन को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? क्या हमें आगे आने वाली जनरेशन को और स्ट्रांग नहीं बनाना चाहिए कि वो ये सिचुएशंस फेस कर पाए? तो लड़ना ही पड़ेगा ना। They've opened bars, they've opened restaurants, malls, lifted the weekend curfew. I think what's exposed very clearly are what are the priorities for the DDMA. I think every expert, right, whether it's WHO, UNICEF, ICMR, the Indian Academy of Pediatricians, India's top doctors have spoken, and they have said it's not only safe, it is a must to open schools. अब तो ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते बच्चों का मूड भी ऑफ हो चुका है और उन्हें अपने स्कूल और टीचर्स की याद सताने लगी है। वो स्कूल्स जाने के लिए वैसे अलाउ करना चाहिए और ऑफलाइन भी हो जाना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा अपने स्कूल में वो क्लासेस में सामने टीचर्स को पढ़ाते हुए मिस कर रही हूँ, और वो स्कूल का पूरा एटमॉस्फेयर मिस कर रही हूँ। 2 साल से स्कूल बंद है और बार बार खुलते हैं, बार बार बंद हो जाते हैं, इसलिए क्लास ज्वाइन करने में भी दिक्कत होती है। और सर सवाल पूछते हैं तो वहाँ आवाज जाती है और ना सर की आवाज आती है इधर,
और क्या नाम है, वहाँ स्कूल जाएंगे तो वहाँ मन लगेगा, वहाँ पढ़ाई करेंगे सबके साथ। यानी बच्चे भी समझ चुके हैं कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए ताकि उनकी जिंदगी एक बार फिर से नॉर्मल हो पाए। इसीलिए करीब 1,500 पेरेंट्स ने दिल्ली के एलजी को एक लेटर लिखा जिसमें स्कूल को खोले जाने की वकालत की है। और तो और अब तो एक्सपर्ट्स भी स्कूल खोले जाने की सलाह दे रहे हैं। So the better the room ventilation, the safer the environment will be. Classrooms must be well aerated, preferably with windows on either side of the room. Children must wear masks while seated in the classroom. Children must be encouraged to have their meals in areas that are well ventilated. The bathrooms must have an exhaust fan, which will not only make it more pleasant, but also reduce the chance of aerosol spreading from one person to another. अमेरिका से लेकर यूरोप तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक कोरोना की लहरों के बीच स्कूल चल रहे हैं। वहां स्कूलों में आने से बच्चों को नहीं, कोरोना को रोका जा रहा है। भारत में भी अब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त आ जाना चाहिए। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बाद मार्च 2020 से ही बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में कोरोना के मामले कम होने के बाद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने लगे थे, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अमेरिका की एक निजी एजेंसी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने यह पता लगाने के लिए एक रिसर्च की कि भारत में कोरोना के कारण स्कूल बंद होने का बच्चों पर क्या असर हुआ। स्टडी में पता चला कि 90% से ज्यादा बच्चों को पिछले 2 साल से सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। रिसर्च में 80% से ज्यादा शिक्षकों ने माना कि ऑनलाइन पढ़ाते समय वो चाहकर भी बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं रख पा रहे। 49% माता पिता ने माना कि जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है तब से बच्चों के न तो पढ़ने का समय निश्चित है, न सोने का समय तय है और न खाने पीने का। इस रिपोर्ट में स्कूल खुलने से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल खुलने से बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में पहली दलील ये दी गई कि बच्चों में कोरोना संक्रमण और गंभीर लक्षणों के आसार सबसे कम होते हैं। वयस्कों के मुकाबले बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा 3 से 6 गुना तक कम होता है। दूसरी बात यह कही गई कि पिछले साल के मध्य में जब पंजाब और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में स्कूलों को खोला गया था तो स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बेहद कम मामले सामने आए थे। तीसरी बात यह कही गई कि भारत में अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स में गंभीर लक्षण के आसार बेहद कम होते हैं। भारत में स्कूलों को खोले जाने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, जिसकी वजह से राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर स्कूलों को खोलने का फैसला कर रही हैं। लेकिन दुनिया के कई देश हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों को बंद नहीं किया गया। भारत इन देशों से सीख सकता है। पिछले 2 साल के अनुभव से सबक लेकर कई देशों ने अब कोरोना के बीच स्कूलों को खोले रखने का फैसला कर लिया है, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी के नियमों के साथ। ब्राजील, फ्रांस, कजाकिस्तान, मेक्सिको, फिलिस्तीन, यूक्रेन जैसे देशों में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जारी है। कनाडा, फ्रांस, यूके और इटली जैसे देशों में बच्चों की मास टेस्टिंग ड्राइव चलाई जा रही है। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में मार्च 2020 से स्कूलों को बंद करने की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिम और मॉल से ज्यादा प्रायोरिटी स्कूलों को खोलने की दी गई। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और यूके जैसे देशों में साल के 70 से 90% वक्त स्कूल खुले रहे। भारत से ज्यादा कोरोना संक्रमण और केस के बावजूद कई देशों में स्कूलों को साल भर खोले रखने का फैसला किया। यूनेस्को ग्लोबल डेटा शीट के मुताबिक मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक स्कूलों को सबसे ज्यादा वक्त तक बंद रखने वाले देशों में भारत का नाम युगांडा जैसे देशों के साथ आता है। Vaccination of children is not a prerequisite. In other words, children need not to be vaccinated to attend school. Children can attend school whether they are vaccinated or not. So with these, and schools already closed for really long in India, it is time that each one of us, each stakeholder does something to ensure that schools are open and children start learning through the in-person classes in the school. यूनेस्को डेटा के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 135 देशों ने स्कूलों को पूरी तरह खोल दिया है
लेकिन 25 देशों में अभी भी स्कूल या तो पूरी तरह से बंद हैं या आंशिक तौर पर खुले हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। यूनेस्को ने ऐसे कई देशों का सर्वे किया जहां पर पिछले साल की तुलना में इस साल सिर्फ 25 ऐसे देश थे जिन्होंने स्कूल पार्शियली बंद किए थे। पिछले साल 40 ऐसे देशों ने स्कूलों को ऑनलाइन लर्निंग में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन भारत भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे दोबारा स्कूल जाएं, क्योंकि अब भारत में भी कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सही वक्त है अब बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने का? अनिल जायसवाल के साथ नई दिल्ली में मैं मिलन शर्मा, आज तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% अभिभावक या बच्चे सहज हैं इस निर्णय को लेकर कि स्कूलों को खुलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा शायद कोई चारा नहीं है। अभिभावकों और शिक्षाविदों के साथ साथ छात्रों की डिमांड पर जल्द ही पूरे देश में स्कूलों को खोला जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन के तहत स्कूलों को फिर से खोलना चाहती है, लेकिन ये राज्यों को तय करना होगा कि वो स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल खोलने के निर्णय के साथ राज्य सरकारों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करवाने की चुनौती तो लेनी ही पड़ेगी। कल पूरी तरह से टाटा की होने के बाद आज एयर इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब टाटा ने एयर इंडिया की पहली फ्लाइट का संचालन किया। यह फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के बीच उड़ी, जिसमें यात्रियों का स्वागत पायलट कैप्टन वरुण खंडेलवाल ने ऐतिहासिक अनाउंसमेंट के साथ किया, जिसमें 7 दशक बाद दोबारा टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने की खुशी साफ झलक रही थी। आपका कप्तान वरुण खंडेलवाल बोल रहा हूँ। मेरे साथ विमान नियंत्रण कक्ष में मेरे सहयोगी कप्तान दीपाली प्रतापे हैं और अन्य सभी कर्मचारी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत। हमारे एयरबस के 321 जहाज एयर इंडिया की उड़ान संख्या 665 जो कि मुंबई को जा रही है उसमें करता हूँ, और साथ ही आप सबका स्वागत इस ऐतिहासिक उड़ान में करना चाहूँगा। आज एयर इंडिया 7 दशक बाद पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। इस नए एयर इंडिया में आपका स्वागत करूंगा और उम्मीद करता हूं इस सफर में आप पूरी तरीके से हमारे साथ आनंद उठा सकें। धन्यवाद। ये समय का ऐसा चक्र है जो कई सालों पहले जिस टाटा ग्रुप ने भारत को पहली एयरलाइंस दी, आज वो एयरलाइंस एयर इंडिया करीब 69 साल सरकारी बनी रहने के बाद फिर से टाटा की हो गई। एयर इंडिया की इस कहानी ने बिजनेस वर्ल्ड में एक अध्याय लिख दिया है, जिसकी मिसाल बड़ी बड़ी कंपनियों में दी जाएंगी। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में टाटा समूह के चेयरमैन जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। ये देश की सबसे पुरानी एयरलाइन है। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1948 में एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन के बीच पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी। इसके साथ ही एशिया और यूरोप के बीच उड़ान भरने वाली एयर इंडिया न केवल भारत बल्कि पहली एशियाई एयरलाइन बनी थी। 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसे सरकारी कंपनी बना दिया, लेकिन भारी घाटे में चलने के बाद सरकार ने इसे बेचने का निर्णय लिया और इस तरह आज एयर इंडिया फिर से टाटा की हो गई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।